हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्णा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करते हुए। साथ में हमने लगाए हैं पीवाईक्यू के कटआउट्स, यानी 2007 से लेकर 2026 तक, इंक्लूडिंग री नीट 2026 तक। एनटीए ने जिस भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो 1 घंटे के अंदर हम ये लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें 20 ईयर्स के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर होगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट को पिन किया गया है, वहाँ से आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हो बाइक्यूल्स ऐप को डाउनलोड कर। तो चलो बिना देरी के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे पहले मतलब समझो क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स में रखना स्टार्ट कर देते हो, उसको आप क्लासिफिकेशन बोलते हो। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है? आपने लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी उस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हमारे अर्थ पे टोटल बायोडाइवर्सिटी है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज की। एक एक ऑर्गेनिज्म को तो आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। अब जब आप उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो उसमें पाए जाने वाली हर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो जाएगी। तो सिंस द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही बहुत कोशिशें की गई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की। पहले जो क्लासिफिकेशन की जाती थी वो कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं थी, वो अपनी नीड के हिसाब से, यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता था। जैसे किस प्लांट को या एनिमल को हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं, किससे हम शेल्टर ले सकते हैं, यानी वुड वगैरह लेकर शेल्टर बना सकते हैं, या किसको हम क्लोथिंग की तरह यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया था वो दिया था अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज कर प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था हर्ब्स यानी स्मॉल वुडी प्लांट में, शर्ब्स यानी झाड़ियों में, और ट्रीज में। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था, वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स है यानी कि हम, और जिनका ब्लड रेड नहीं है जैसे कि कॉकरोचेस। दूसरी बात, फिर आते हैं लीनियस। लीनियस के बारे में आप लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हो कि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और यहाँ आप पढ़ते हो लीनियस ने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम यानी प्लांटे और एनिमिलिया में क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन इस क्लासिफिकेशन की कुछ ड्रॉबैक थी। वो ड्रॉबैक क्या थी? एक तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिस्टिंग्विश नहीं किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं किया था, फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी फंजाई में भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था। अब यहाँ पर हमने क्लासिफाई तो कर लिया ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाए। अब यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये तो इनएडिक्वेट है, और अब हम चाहते थे कि मॉर्फोलॉजी के साथ साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जैसे सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन के मेथड और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एज अ क्राइटेरिया लिया जाए। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स तो टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हुई, पर एक चीज कांस्टेंट थी हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब टाइम के साथ साथ और भी कुछ किंगडम्स आ गए जो कि हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया था, जो कि हैकल ने दिया था। इसमें प्लांटे और एनिमिलिया के साथ प्रोटिस्टा को भी जोड़ दिया गया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया था, जो कि कॉपलैंड ने दिया था। और फिर आता है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। यहाँ जो 5 किंगडम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। याद रखना, 5 क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था। देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या थी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं किया। तो इन्होंने जो पहला क्राइटेरिया लिया वो लिया सेल स्ट्रक्चर, कि सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की दूसरी ड्रॉबैक क्या थी? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट नहीं किया था। तो इन्होंने जो दूसरा क्राइटेरिया लिया वो लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस टेबल को देखते हैं ताकि हमें इन 5 किंगडम का कंपैरेटिव अकाउंट पता चल सके। देखो, 5 किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। सबसे पहले याद रखो, मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। अब अगर मोनेरा प्रोकैरियोट है तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। दूसरी बात देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। तो कोई अगर आपसे पूछे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है? मोनेरा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है? प्रोटिस्टा। बाकी सब में मल्टी सेलुलर,
यानी मल्टी सेल, एक से ज़्यादा सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे। सेल वॉल की बात करते हैं। देखो मोनेरा की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन से। पेप्टिडो मतलब कि यहाँ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ अमाइनो एसिड मिल रहा है, और ग्लाइकन मतलब शुगर, यानी यहाँ पॉलीसेकेराइड भी मिल रहा है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड मिलेंगे। प्रोटिस्टा में कुछ में ही सेल वॉल होती है, जैसे सी और डी, क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैचुलेट में। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटे में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये सनलाइट को यूज कर यानी फोटो ऑटोट्रॉफ या फिर केमिकल्स को यूज कर कीमो ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना सकते हैं, या फिर ये हीटरोट्रॉफ होंगे, यानी ये जो मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया होते हैं ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। सैप्रोफिटिक, और हमारे अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर या ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, यानी कि पैरासिटिक। उसके बाद आप प्रोटिस्टा की बात करोगे, फोटोसिंथेटिक या हीटोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंजाई हीटोट्रॉफिक होते हैं, ज़्यादातर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्लांटें स्ट्रिक्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या आपने कभी किसी प्लांट को हीटोट्रॉफ देखा है? एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होंगे? हीटोट्रॉफ होंगे, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते। और हीटोट्रॉफ में भी होलोजोइक, होलोजोइक मतलब पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन। अब देखो आगे चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 3 डोमेन सिस्टम यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। ये कार्ल वूस ने दिया था। कार्ल वूस ने क्या किया, ये 5 किंगडम तो रखे, मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि था आर्के और यू बैक्टीरिया। तो एक डोमेन होगी आर्के, दूसरी होगी यू बैक्टीरिया, और तीसरी डोमेन में ये चारों किंगडम बाकी के आगे होते हैं। ठीक है, तो इसको 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि लेट अस look at this 5 kingdom classification to understand the issues and concentration that influence the classification system। अब देखते हैं कि क्या ऐसे issues थे जिसकी वजह से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाए और कैसे वो सॉल्व हो। जैसे हमने पहले क्या किया था, पहले बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मोसिस, स्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को सभी को ही प्लांट में रख दिया था। क्यों? क्योंकि इन सब के पास सेल वॉल थी। अब आप आज के टाइम पे सोचो कि आप बैक्टीरिया को प्लांट के साथ रख सकते हो, फंजाई को प्लांट के साथ रख सकते हो? नहीं ना। दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा गया कि यहाँ पर कुछ वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ रख दिया गया, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे को हमने यूकैरियोट के साथ रख दिया। तो जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाए तो हमने देखा कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ रखा हुआ था। यानी जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा, इनको एल्गे के साथ रखा हुआ था। इन्होंने इससे पहले वाले जो सिस्टम थे उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था हीटरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही सेल वॉल थी, लेकिन फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है, और प्लांट के पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया? जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में रख दिया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। प्रोटिस्टा किंगडम बनाने का फायदा क्या हुआ? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिसको पहले हम एल्गे यानी प्लांट पर रखते थे क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, अब वहाँ से निकालकर हम इन्हें प्रोटिस्टा में रखते हैं। इसी तरह से पैरामीशियम और अमीबा, जस्ट बिकॉज इनके पास सेल वॉल नहीं था, हम पहले इन्हें एनिमिलिया में रखते थे, पर अब हम इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने लिया है उसमें ना तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी, बल्कि फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटी यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी लिया गया है। अब ये जो किंगडम हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम डिटेल में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3 में प्लांटे किंगडम और चैप्टर नंबर 4 में एनिमिलिया किंगडम को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर चलेंगे किंगडम मोनेरा में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अगर सिंगल सेल प्रोकैरियोट आ जाता तो मोनेरा, सिंगल सेल यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज सिमिलर टू प्लांटे एंड डिफरेंट फ्रॉम मोनेरा। देखो मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्लांटे यूकैरियोट है, प्रोटिस्टा भी क्या है? यूकैरियोट है। तो मतलब इनके पास, प्रोटिस्टा और प्लांटे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये सिमिलैरिटी है। और मोनेरा से ही कैसे डिफर होगी? मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
जो RH विटेकर में लिया उसमें क्या क्या क्राइटेरिया नहीं लिया गया था। तो देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अगर आप यहाँ देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में तो आपको दिखेगा, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली इस पैराग्राफ के हिसाब से चलना है। इस पैराग्राफ के हिसाब से 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा इसमें हम ग्लिच मान सकते हैं क्योंकि दोनों, अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, ऐसा लगेगा इसके हिसाब से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला आंसर नहीं होना चाहिए। पर देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने ये नहीं देखा था कि न्यूक्लियस एब्सेंट है या प्रेजेंट है, क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्होंने देखा, न्यूट्रिशन भी इन्होंने देखा और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी। फिर हमारे पास आता है ये क्वेश्चन 2014 के बाद 2026 में भी पूछा गया। 2026 में क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया गया। सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड की थी, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला इंक्लूड नहीं किया था, तो सी वाले सारे ऑप्शन काट दो। रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इंक्लूड किया था। उसके बाद देखो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। 2012 का ये क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिसको हमने पहले प्लांटे में क्लासीफाई किया था, उसको अब हम किस में रखते हैं, हम रखते हैं प्रोटिस्ट में। इसी के साथ अपनी इंट्रोडक्शन खत्म होती है। अब हम चलते हैं अपने पहले किंगडम की तरफ। पहला किंगडम है हमारा मोनिरा। देखो इस किंगडम में पाए जाने वाले जो सोल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट अबंडेंट है। अभी आपको लग रहा है आप अपने रूम में अकेले हो, पर यहाँ पर आपके साथ हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया भी हैं। हैंडफुल ऑफ सॉइल में, थोड़ी सी मिट्टी में भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलेंगे। हॉट स्प्रिंग जहाँ पर कोई नहीं रह सकता वहाँ बैक्टीरिया रह सकता है। डेजर्ट, स्नो और डीप ओशन, मतलब जहाँ कोई भी नहीं वहाँ भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहकर भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, यानी ये पैरासाइट होते हैं। बैक्टीरिया को उनकी शेप के आधार पर आप 4 कैटेगरीज पर डिवाइड करते हो। अगर इनकी शेप स्पेरिकल होगी तो आप बोलोगे कोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस पीछे क्यों लगा है, वो सिग्निफाई कर रहा है कि ये बैक्टीरिया स्पेरिकल इन शेप है। प्लूरल फॉर्म को कोकाई बोलोगे। रोड शेप होंगे तो बेसिलस, प्लूरल फॉर्म को बेसिलाई। कोमा शेप्ड होंगे तो विब्रियम, स्पाइरल शेप्ड होंगे तो स्पिरिलम। ये डायग्राम में आप देखो, बेसिलाई कोकाई का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलाई वाले का रोड शेप का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबेसिलाई, स्पिरिला का एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पायरोलाई और विब्रियो का एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिलाई में रोड शेप में स्पोर्स मिलते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और आपको स्पाइरला शेप में फ्लैजेला मिलता है, यानी ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। उसके बाद आगे देखो, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलेगी। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी लाइट को यूज कर या केमिकल को यूज कर खाना बनाएंगे, और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर अपना खाना ले सकते हैं। मोनेरा को आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, एक है आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्के का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पिछड़े तरह के बैक्टीरिया, बहुत पुराने बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होते हैं, अपनी सेल वॉल की वजह से। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सूडो म्यूरिन की होती है, मतलब यहाँ सेल वॉल क्या होती है, फोल्ड सेल वॉल होती है, और इसी की सेल वॉल की वजह से ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अगर ये सोल्टी एरियाज में रह रहे हैं तो आप इनको हेलोफाइल्स बोलोगे, हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो थर्मोएसिडोफाइल्स बोलोगे, मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो मिथेनोजेंस बोलोगे। तो आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपने सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से डिफर करते हैं, और इनकी सेल वॉल इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प करती है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो र्यूमिनेंट्स काव और बफलोस की गट में रहते हैं। र्यूमेन क्या है, इन काव और बफलो की गट का एक पार्ट है। ऐसे बैक्टीरिया जो रूमिनेंट की गट में रहे उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो इन एनिमल्स का जो गोबर होता है, जो काव डंग होता है, या जो भी डंग वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें मिथेन यानी बायोगैस हमको मिलती है। फिर आता है यू मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया। तो हमारे पास 1000 ऑफ यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, और ये मोटाइल अगर होंगे तो इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, एक यू बैक्टीरिया है। ये प्लांट से बहुत मिलता जुलता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए ग्रीन प्लांट के पास होती है। तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगर ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होंगे तो इनकी कॉलोनीज सराउंडेड होगी जेलिटिनस शेड से। ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बना लेते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, इन सेल्स को हम हीट्रोसिस्ट बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें हीट्रोसिस्ट मिल रही है, उनके एग्जाम्पल है नोस्टॉक और एनाबेना। फिर देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का यहाँ पर क्या मतलब है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब इसको आप सेप्रोफाइट से कंपेयर मत करना, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को तोड़कर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उससे एटीपी बनाएंगे। तो इनका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में अच्छा खासा रोल है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट को ये क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं। लास्टली हम बात करेंगे हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, जो सबसे अबंडेंट पाए जाते हैं, क्लीनर होते हैं नेचर के, यानी डिकम्पोजर्स होते हैं। इनका ह्यूमन अफेयर में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अगर आपको मिल्क से कर्ड बनानी है तो आप एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस यूज करते हो। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। लेग्यूमिनियस क्रॉप जैसे कि पी में एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमें काइनेस एक एंटीबॉडी हमें मिलती है। उसके बाद आप क्या देखते हो? ये पैथोजन हो सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स में, क्रॉप्स में, एनिमल्स में, पेट्स में डिसीज कर सकते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर जैसे डिसीज। ये कॉलेरा, टाइफाइड और टेटनस ह्यूमंस में होता है और सिट्रस कैंकर प्लांट में होता है। तो आप इसको C2T2 से याद कर सकते हो। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो फिजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म ऐसे दो में डिवाइड हो गया टूटकर। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस देखोगे तो यहाँ स्पोर्स बनते हैं। एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, जहाँ पर दो बैक्टीरिया के बीच में एक पिलाई मतलब सेक्स ट्यूब बनती है और एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। तो एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है। मोनेरा में एक एग्जांपल आप माइकोप्लाज्मा भी पढ़ते हो, जिसको आप प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO बोलते हो। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 0.3 माइक्रोमीटर के जितना इसका साइज होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होगी और ये एनएरोबिक कंडीशन में, मतलब बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करेगा। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल में। इसी के साथ मोनेरा खत्म होता है। मोनेरा के क्वेश्चंस पहले हम निपटा लेंगे। तो देखो, सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा तो प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, तो यही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, टिक कर देना। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमिलिया, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रॉपिक भी, ये भी ट्रू है। कुछ फंजाई एडिबल होते हैं, आगे आप पढ़ोगे मोरल्स एंड ट्रफल्स क्या है, एडिबल है। स्पेरिकल शेप को आप कोकस बोलोगे, रोड शेप को बेसिलाई बोलोगे, कोमा शेप को विब्रियो और स्पाइरल शेप को स्पिरिला। ये 2026 के रीलीट में इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलती है? तो बच्चों ये आपको मिलती है मोनेरा में, 2012 का क्वेश्चन है। फिर आप देखते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। आर के बैक्टीरिया में एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में मिलते हैं। फिर देखो हेलोफाइल्स आपको कहाँ मिलते हैं? सोल्टी एरियाज में। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजेंस गट ऑफ रूमिनेंट में। और साइनोबैक्टीरिया आपको कहाँ मिल रहे हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स आर मिथेनोजेंस होते हैं। 2016 का ये क्वेश्चन है। आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अपनी सेल मेम्ब्रेन की वजह से डिफर होते हैं। 2014 का क्वेश्चन है। गट ऑफ काउ एंड बफलो प्रोसेस क्या होता है इनके पास? मिथेनोजेंस। एजोटोबैक्टर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। आपको करेक्ट बताना है, तो ये तो नहीं है, एजोटोबैक्टर तो नहीं होता है, ऊपर हम पढ़ के भी आए हैं। सर्टेन साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को पैडी फील्ड में, ये हमारे पास ट्रू है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है, एक सेकेंड, ये स्क्रीन थोड़ी सी पोज हो गई है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो देखो अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। क्या साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स है? फोटोट्रॉप बिल्कुल, इनके पास क्लोरोफिल ए है जो हाइयर प्लांट के जैसा होता है, तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? क्या इनके पास हीट्रोसिस्ट नहीं होगी? अभी तो पढ़ा हमने, हीट्रोसिस्ट कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पॉल्यूटेड वाटर में ये एल्गल ब्लूम्स बना देते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट की तरह। यू बैक्टीरिया के पास एक सेलुलर कंपोनेंट होता है जो यूकैरियोटिक सेल के साथ रिजेंबल करता है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी नोस्टॉक में, क्योंकि नोस्टॉक क्या है हमारे पास? एक मोनेरा का एग्जांपल है, यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है, और मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होगी। पेनिसिलियम आप फंजाई में पढ़ते हो, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि वो यूकैरियोट है। वोल्वॉक्स आप एल्गे में पढ़ते हो,
और अगेरिकस आप किस में पढ़ते हो, फंजाई में। तो बाकी सब क्या है, यूकैरियोट्स है, और ये क्या है, प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन कैटल यार्ड। कैटल यार्ड में क्या होंगे, जो रूमिनेंट्स होंगे वो वहाँ काउडंग करेंगे, काउडंग करेंगे तो कैटल यार्ड में मिथेनोजेंस हमें पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, आपने पढ़ा है C2T2। तो टेटनस तो है पर मम्स वायरस है, वायरस से होता है। हर्पीज और इन्फ्लुएंजा दोनों वायरस से होते हैं। कोलेरा और टेटनस दोनों क्या होंगे, बैक्टीरिया से, तो इसका ये एग्जांपल सही है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल फॉर मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क, और एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो क्या है, हीटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जिनकी सेल वॉल नहीं होती और पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल में, वो है हमारे माइकोप्लाज्मा। क्राइजोफाइट्स ये आप यहाँ पढ़ोगे। सेकंड हमारा जो किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा में आपने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे थे, यहाँ पर आप यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करते हो, ठीक है। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। किसी साइंटिस्ट को जो फोटोसिंथेटिक प्लांट लगेगा, किसी और को वो प्रोटिस्ट लगेगा। ये एक लिंक बनाता है फंजाई में, एनिमिलिया में और प्लांट में। यहाँ 5 ग्रुप पढ़ते हो, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन और प्रोटोजोन। ये 5 ग्रुप आप किस में पढ़ते हो, प्रोटिस्टा में पढ़ते हो। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होंगे क्योंकि ये यूकैरियोट है। इसके बाद वाले भी सारे यूकैरियोट होंगे। फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होंगे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये असेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली सेल फ्यूजन के थ्रू और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। एक एक करके सारे ग्रुप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में हम पढ़ते हैं डाई एटम्स और गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को हम डेस्पिड्स भी बोलते हैं। ये हमें फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। माइक्रोस्कोपिक होंगे, पानी के साथ साथ पैसिवली बिना एटीपी की रिक्वायरमेंट के ये फ्लोट करेंगे, इसलिए इनको प्लैंकटन बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक होंगे, इसलिए अपना खाना खुद बनाएंगे, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी बोलते हैं। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल में ऐसे 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। ऊपर वाले को आप एपिथिका बोलते हैं और नीचे वाले को हाइपोथिका। ये एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिलके बना देते हैं। इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है और सिलिका क्या है, एक सैंड पार्टिकल्स की तरह स्ट्रक्चर है। तो सिलिका इनको ग्रिटी बना देती है। जब ये डायटम्स मर जाते हैं तो ये अपने हैबिटेट में सिलिका की डिपोजिशन छोड़ देते हैं, जिसको हम डायटमिशियस अर्थ बोलते हैं। ये ग्रिटी होती है, मतलब खुदरी होती है। इसका सरफेस रफ होता है तो इसको पॉलिशिंग में यूज करते हैं। बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में भी इसको यूज करते हैं। दूसरा आता है डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट मेराइन होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। अब इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू और रेड लग सकते हैं। इनके पास सेलुलोज की प्लेट होगी, इनकी सेल वॉल के ऊपर सेलुलोज की प्लेट होगी, यानी सेल वॉल आपको क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट में मिल रहे हैं। इसके बाद आपको इस किंगडम में सेल वॉल नहीं मिलेगी। यूक्लिनोइड में आपको एक प्रोटीन रिच लेयर मिलती है, सेल वॉल नहीं मिलती है। यहाँ पर 2 फ्लैजेला होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्सली लाई करता है। कुछ रेड डायनोफ्लैजेलेट जैसे कि गोनियोलेक्स, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और सी को रेड कर देते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन्स मेराइन एनिमल्स के लिए खतरनाक है। तीसरा आप पढ़ते हो यूक्लिनोइड। देखो जैसे ही आप क्राइसोफाइट से आगे आगे चलते रहोगे, क्राइसोफाइट में आपको ज़्यादातर प्लांट लाइक वो मिलेंगे करेक्टरिस्टिक, और जैसे जैसे आप यहाँ आ जाओगे प्रोटोजोन तक, आपको एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है यूक्लिनोइड। यूक्लिनोइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, स्टेगनेंट वाटर खड़े हुए पानी में भी मिल जाएंगे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती पर एक प्रोटीन रिच पेलिकल होते हैं जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देगी। फ्लैचुला 2 प्रेजेंट होंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फोटोसिंथेटिक होंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये हीटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये एनिमल और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो हाइयर प्लांट के पास भी होते हैं। एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है, याद कर लेना। यूक्लिनोइड का एग्जाम्पल है यूक्लिनो। उसके बाद देखो स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड देखो अब एनिमल लाइक कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लाइम मोल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर फंजाई लाइक है। मतलब ये क्या होते हैं, ये मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफाइटा तो इनकी फंजाई से कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। ये गले सड़े मैटर के साथ मूव करते रहते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये जो स्लाइम मोल्ड है ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। लेकिन अनसुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम कुछ फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और फ्रूटिंग बॉडी के बाहर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होगी और ये इनको एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी बहुत सालों तक सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं एयर करंट्स के थ्रू। सॉरी। नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है, हीटरोट्रॉप्स हैं, ये प्रीडेटर और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। इनको हम प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोलते हैं एनिमल्स का।
4 ग्रुप मिलेंगे। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोन, यानी ये अमीबा जैसे होंगे, यानी इनके पास नीडलेस टू से सूडोपोडिया फॉल स्पीड लाइक स्ट्रक्चर होगा। मेराइन फॉर्म्स के पास सिलिका शेल होती है, इसका एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमीबिक डाइजेंट्री भी करती है। दूसरा आता है हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, जिसके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट हो। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्लैजेला इनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। ये कुछ डिसीज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस को कोज करने वाला जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन होता है उसको हम ट्रिपैनोसोमा बोलते हैं। अगर कोई यहाँ वेक्टर पूछ ले तो आप बोलना सेट्सी फ्लाई, इसकी क्या है, वेक्टर है। फिर आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होगा। इनकी जो कैविटी होती है उसको गुलेट बोलते हैं, और सीलिया क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट करेगा, वाटर के साथ साथ फूड भी इनकी गलट में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लास्ट हम पढ़ते हैं स्पोरोजोन में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। सबसे नोटोरियस इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया कोज करता है। उसके बाद यहीं पर हमारा खत्म होता है किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चन करेंगे और फिर चलेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया है, क्राइजोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड किस में होते हैं? ये होते हैं प्रोटिस्टा में। फिर आता है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। ये तो हम क्राइजोफाइट्स में देखते हैं, यानी डायटम्स में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा? क्या ये प्रोकैरियोट है? नहीं। क्या ये मल्टीसेलर है? हाँ। और दूसरा क्या है हमारे पास, क्या नहीं, प्रोकैरियोट यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं ना ये, तो ये यूनिसेलर है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। और प्रोकैरियोट तो ये नहीं होते क्योंकि ये यूनिसेलर यूकैरियोट है। सभी मेम्ब्रेन्स के पास सेल वॉल होगी, सभी मेंबर्स के पास नहीं। क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट के पास होगी, ये भी रॉन्ग हो गया। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हिटोट्रॉप होते हैं, नहीं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड स्ट्रेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा में आते हैं, नहीं, प्रोटिस्टा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए, राइबोसोम और सेल वॉल है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया को आप मोनेरा के अंदर पढ़ते हो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे। बिल्कुल ऊपर टेबल में हमने देखा था। ये वाले जो अभी हैं इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में, किंगडम फंजाई के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी ये अपने नहीं पढ़े। तो इसी के साथ अपना थर्ड किंगडम स्टार्ट होता है जो कि है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ना सभी के सभी हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगी इनकी मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी। घर में भी आपने कॉमनली फंजाई देखी होगी, जैसे मॉइस्ट ब्रेड पे या रोटन फ्रूट पे आपने फंजाई देखी होगी। जो मशरूम या टोडस्टूल्स आप खाते हो वो भी क्या है, फंजाई है। व्हाइट स्पॉट्स जो आप काली काली मस्टर्ड पे, ब्लैक मस्टर्ड पे व्हाइट स्पॉट्स देखते हो, वो एक पैरासिटिक फंगस की वजह से, एल्ब्यूगो जो है उस पैरासिटिक फंगस का नाम है, आगे आप पढ़ोगे। ये डिसीजेस करते हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट कोसिंग वैक्सीनिया। कुछ एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। अब फंजाई जो है कॉस्मोपोलिटन है, एयर, वाटर, लैंड हर जगह मिलेगा, एनिमल्स और प्लांट की बॉडी में भी मिल जाएगा। इसको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। दिस इज द रीजन हम गर्मियों में फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन नहीं मिलती और फंजाई इस खाने पे अटैक नहीं करता। एक यीस्ट एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है और नॉन फिलामेंटस है, बाकी सभी मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होंगे। इनकी बॉडी में ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो हाइफे, और अगर इस हाइफे का आप प्रॉपर नेटवर्क देखोगे तो उसको आप बोल दोगे माइसीलियम। ये हाइफे दो तरह की होती है, अगर ये ब्रांच्ड होगी और इसमें अगर क्रॉस पोल यानी कि सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको आप सेप्टेट हाइफे बोलोगे, ठीक है, सेप्टेट हाइफे बोलोगे। और अगर ये अनब्रांच्ड है, मतलब कि यहाँ पर बीच में क्रॉस पोल प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, असेप्टेट। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हमें, एक ही हाइफे में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है, यानी असेप्टेट और सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर है ये चीज। फाइकोमाइसिटीज जो होती है उसमें आपको असेप्टेड कंडीशन दिखती है। बाकी सब जो क्लासेस आप पढ़ोगे, एस्को, बेसिडो और ड्यूट्रो, उन सब में आपको क्या मिलेगी, सेप्टेट माइसीलियम मिलेगी। आगे चलते हैं हम। आगे आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पर आगे आप पढ़ते हो, ये तो हमने पढ़ लिया हाइफे वाला। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में फीड करेंगे। पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेंगे। अगर ये एल्गे के साथ एसोसिएशन में रहेंगे तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकन्स बोलेंगे, और अगर फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ रहेंगे तो इस एसोसिएशन को माइकोराइसे बोलेंगे। फंजाई में वेजिटेटिव मीन्स यानी फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से रिप्रोडक्शन दिखती है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनेंगे, इन स्पोर्स को कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर बोलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ एस्कोस्पोर्स, ऊस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स पढ़ते हो, जो कि फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर या ऊपर बनती है। 3 स्टेप में यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो। सबसे पहले तो 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट में उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, पी से प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, पी से इस प्रोसेस को आप प्लाज्मोगैमी बोलोगे। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद इनके न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, जिसको आप कैरियोगैमी बोलेंगे। न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में जब मियोसिस होगी हैप्लॉइड स्पोर मिलेंगे, ये 3rd स्टेप है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है 2 कंपैटिबल टाइप के हाइफे आकर कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर या तो साथ के साथ डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, या कई बार डिप्लॉइड सेल नहीं बनेगी पर एक N+N केस रहेगा, डाई कैरियन स्टेज रहेगी। बाद में जाकर ये डाई कैरियन स्टेज फ्यूज होकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देती है। तो डाई कैरियन डी से याद रखो, ये आपको बी और किसमें, ए और बी में दिखती है। तो ए, बी और डी आप याद रखो, यानी ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाई कैरियन स्टेज N+N स्टेज 2 में, ए और बी 2 में आपको ये दिखेगी। बाकी 2 क्लासेस में आपको डाई कैरियन स्टेज नहीं दिखेगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर फंजाई को आपने 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली है फाइकोमाइसिटीज, एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगी, डिकेइंग वुड्स वगैरह में, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर रहेगी, पैरासिटिक हो सकती है। अब याद रखना सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आपको असेप्टेड कंडीशन दिखती है, बाकी तीनों क्लासेस में, आगे वाली क्लासेस में आपको सेप्टेड कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कोई आपसे पूछते हैं असेप्टेड और सिनोसाइटिक कंडीशन किस में दिखेगी, वो आपको फाइकोमाइसिटीज में दिखेगी। यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जूस्पोर से या एप्लानोस्पोर से होती है। याद रखना अगर ए आ जाता है एप्लानोस्पोर, जूस्पोर या जाइगोस्पोर, ये एंडोजीनियस है। एंडोजीनियस मतलब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। ऐसे याद रख सकते हो अल्फाबेट ए फर्स्ट और अल्फाबेट जेड लास्ट, इनके बीच में जो स्पोर्स है यानी एस्को स्पोर्स, जूस्पोर या जाइगोस्पोर, ये एंडोजीनियस होगी बीच में यानी कि अंदर। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ वो देखते हो, मतलब जूस्पोर जो आप देख रहे हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो तो मोटाइल है, और एप्लानोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। फिर जाइगोस्पोर कब बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब गैमेट्स फ्यूज करें। गैमेट्स आइजोगैमस भी हो सकते हैं, दिखने में सेम, एनाइजोगैमस और ऊगैमस भी हो सकते हैं। एनाइजोगैमस क्या होता है, डिसिमिलर गैमेट। ऊगैमस मतलब फीमेल गैमेट बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा। एग्जाम्पल आप पढ़ते हो म्यूकस, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड पे होता है, एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड के ऊपर आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखते हैं, वो एल्ब्यूगो करता है। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज, इसको आप सैक फंजाई भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं वो एस्काई के ऊपर बनते हैं। तो एस्काई के लिए आप सैक वर्ड बोल रहे हो, तो इसको सैक फंजाई भी बोल रहे हो। मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट। ईस्ट को बेकर्स या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेड बनाने में और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी, यानी जो अल्कोहल वगैरह बनती है उसमें भी यूज होते हैं। सैप्रोफिटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस यानी डंग पे ग्रो करेंगे। यहाँ पर जो माइसीलियम होगी वो ब्रांच्ड और सेप्टेड होगी। याद रखो सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम थी वो क्या थी, असेप्टेड और सिनोसिटिक थी, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेड होगी। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होंगे जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे माइसीलियम के ऊपर, यानी कोनिडियोफोर के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखोगे एस्कोस्पोर्स के अंदर होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगी, ठीक है। एस्कोस्पोर ए से तो अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। फिर आप यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हो जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को आप बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हो। मोरल्स और ट्रफल्स क्या है, एडिबल डेलिकेसीज है। फिर आप पढ़ते हो बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जिनको हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, एग्जाम्पल है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल। ये सॉइल में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट। एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट वाली फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेड और सिनोसाइटिक कंडीशन मिलती है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेड कंडीशन मिलेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी। याद रखना बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी यहाँ कैसे होगी, 2 वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल एक साथ आकर, डिफरेंट स्ट्रेन के एक साथ आकर क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो एक डाइकैरियन होगा। डाइकैरियन मतलब N+N आपको ए और बी में मिल रहा था, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, और किसी में ये नहीं मिलेगा। क्लियर है।
तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो एगेरिकस जैसे कि मशरूम, यूस्टिलेगो स्मट और पक्सीनिया यानी कि रस्ट फंगस। लास्ट आप पढ़ते हो ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको फंगस इम्परफेक्टस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फंजाई के सिर्फ वेजिटेटिव और असेक्सुअल फॉर्म्स को हम जानते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल फॉर्म्स को हम नहीं जानते, मतलब जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं मिलती हम उनको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख देते हैं। आगे कभी जाकर अगर इनकी सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर होती है तो हम उसको उठाकर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में भेज देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं भेजते? क्योंकि मैंने ऊपर बताया सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जिसमें असेप्टेट और सिनोसाइटिक माइसीलियम या हाइफे मिलता है, बाकी सब में ब्रांच हाइफे मिलता है। तो ब्रांच हाइफे ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी मिल रहा है, लेकिन अगर इसकी सेक्सुअल स्टेज हमें मिल जाती है तो हम उन स्पीसीज को बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में रख देंगे, क्योंकि वहां पर भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड। क्लियर है ये चीज? ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोज करते हैं लीटर्स को, और लीटर मतलब गंदगी को, और मिनरल रिसाइकलिंग में इसका अच्छा खासा रोल है। एग्जाम्पल आप पढ़ोगे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, इसके क्या है एग्जाम्पल। क्वेश्चंस करते हैं इसके। यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेड और सिनोसाइटिक माइसीलियम मिलती है, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेड। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर जूस्पोर ए और जेड से अगर कुछ आ रहा है तो वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बन रहे थे तो ये एक्सोजीनियसली कोनिडियोफोर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेसिडोमाइसिटीज में तो असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी कोनिडिया बन रहे हैं, यानी कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स में फाइकोमाइसिटीज में देखोगे तीनों तरह के स्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में देखोगे एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि एक्सोजीनस है। बेसिडियोमाइसिटीज में देखोगे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि एक्सोजीनस है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। एक पॉइंट और याद रखना, बेसिडियोमाइसिटीज में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते, लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल स्टेज ही नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होती। क्वेश्चन करते हैं फटाफट फंजाई से रिलेटेड। वो बोल रहा है पहला क्वेश्चन यीस्ट यूनिसेलुलर है, आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। यीस्ट यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में इसको यूज करते हैं, ये तो ट्रू है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, ये भी ट्रू है। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स में, बायोकेमिकल स्टडीज और जेनेटिक स्टडीज में पढ़ते हैं, ये भी ट्रू है। मोरल और ट्रफल पॉइजनस मशरूम है, अभी हमने पढ़ा था, ये तो एडिबल डेलिकेसीज है, तो यही हमारे पास रॉन्ग है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मोरल और ट्रफल एडिबल डेलिकेसीज है। देखो 2015 के बाद यही सेम चीज 2019 में दी गई है। क्लेविसेप्स जो होते हैं वो एल्कालॉइड्स यानी एलएसडी नशीले पदार्थ बनाने में हेल्प करता है, ये भी ट्रू है। कोनिडिया जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा, एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली। मैंने बताया था ए और जेड से जो होंगे वो एंडो है, ए और जेड के बीच में यानी इनसाइड, ये भी फिर क्या है हमारे पास ट्रू। यीस्ट फिलामेंटस है, अभी हमने पढ़ा एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर जो कि यूनिसेलुलर और नॉन फिलामेंटस है, बाकी सब फिलामेंटस होंगे, तो यही रॉन्ग आंसर है हमारे पास। 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है रीनीट में। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हो? प्लाज्मोगैमी बोलते हो। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को कैरियोगैमी। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जाइगोट में जब मियोसिस होगी तभी तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहा है 2 सेल के फ्यूज होने को कैरियोगैमी बोलते हैं, नहीं, न्यूक्लियाई को फ्यूज होने को कैरियोगैमी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा अगर मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट में, फिर प्लाज्मोगैमी बोलेंगे, तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कह रहा है प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट में उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। देखो 2021 में ये क्वेश्चन है, और तो और उससे पहले 2020 में भी ये सेम क्वेश्चन हमें दिया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई। देखो पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई या मशरूम, ये किस में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। पर सैक फंजाई किस में आता है? एस्कोमाइसिटीज में। 2016 का क्वेश्चन है इम्परफेक्ट फंजाई जो कि डिकम्पोज करती है लीटर को और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करती है, वो कौन है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। मैच द कॉलम आपने करना है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है यहाँ पर सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है यहाँ एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड के ऊपर वो करता है, व्हाइट कलर के स्पॉट कोस करता है। बेसिडियोमाइसिटीज का यहाँ पर एग्जाम्पल है उस्टिलेगो जिसको हम स्मट भी बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कैट यानी कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। इसी के साथ हमारा किंगडम फंजाई भी खत्म होता है। हमने अब आगे पढ़ना है प्लांट और एनिमेलिया किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा, और लास्टली हमने वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइकन्स के बारे में पढ़ना है।
अच्छा 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। फंजाई इम्परफेक्ट टाइप, हम ड्यूट्रामाइसिटीज को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को नहीं मिलती। विथ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली मैच, नोस्टॉक और एनाबिना प्रोटिस्टा नहीं, ये यूबैक्टीरिया है, मोनेरा में आता है। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंजाई में आता है, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में आता है। लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे और प्रोटोजोआ नहीं, एल्गे और फंजाई ये भी होंगे। यीस्ट को आप ब्रेड और बियर बनाने में यूज करते हो। पक्सीनिया व्हीट रस्ट कोस करता है। न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं 2022 में, ये कितनी बार आपने देखा, 3 बार पहले भी पूछ चुके हैं। सैप्रोफाइट्स यहाँ पर कौन है? डेड सबस्ट्रेट पे जो फीड करे। एल्ब्यूगो क्या है? एल्ब्यूगो मतलब पैरासिटिक फंगस, ब्लैक कलर की मस्टर्ड पे जो व्हाइट स्पॉट कोस कर रही है। किंगडम प्लांटे की बात डिटेल में अगले चैप्टर में हमने करनी है, यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटे क्या है? यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ज्यादातर ऑटोट्रॉफ हैं, पार्शली हिट्रोट्रॉफ होंगे, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट को आप पढ़ते हो, या फिर जो पैरासिटिक होते हैं वो आप पढ़ते हो। इंसेक्टिवोरस प्लांट का यहाँ जो है वो क्या है? ब्लैडर बोर्ड क्या करता है? इंसेक्ट को कंज्यूम करता है ताकि उसकी नाइट्रोजन जो कंटेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो। वीनस फ्लाईट्रैप भी क्या है? इंसेक्टिवोरस है। कसकटा जिसको आप अमर ब्लेड बोलते हो, अमर बेल पैरासिटिक है, किस पे? हेज प्लांट के ऊपर। यूकैरियोटिक होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, प्लांट के जो सेल्स हैं वो यूकैरियोट है, और प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होगा, सेलुलोज की सेल वॉल होगी। यहाँ पर आपको 2 स्टेज मिलती है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक। अलग अलग प्लांट में जो डिविजन आप पढ़ते हो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, एल्गे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अलग अलग डिविजन में इनकी जो लेंथ है स्पोरोफिटिक की और गेमेटोफिटिक फेज की वो अलग अलग है, और डिपेंड करता है ये फ्री लिविंग है या किसी पे डिपेंडेंट है। ये अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। इस प्रोसेस को आप बोलते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनिमल्स में आप देखते हो हिट्रोट्रॉफ है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल इनके पास नहीं है। फूड जो यहाँ रिजर्व रहता है वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में रहता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब पहले इंजेक्शन फिर डाइजेशन। सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हायर फॉर्म के पास, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है। मेल और फीमेल कॉपुलेट करेंगे और फिर आगे वहाँ पर हम देखते हैं जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। लास्ट हम बात करते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स की। आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में लाइकन्स का और कुछ असेलुलर फॉर्म्स जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का कोई भी जिक्र नहीं था। वायरसेस जो होते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे डिसीजेस कॉज करते हैं जैसे फ्लू या कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो वायरसेस होते हैं इनका इस क्लासिफिकेशन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं है। हम ट्रू लिविंग उसको मानते हैं जिसका कोई सेल स्ट्रक्चर हो, इनका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ये नॉन सेलुलर है, ये इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब तक ये लिविंग सेल के आउटसाइड है, ये इनर्ट है, इनएक्टिव है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, मतलब क्रिस्टल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार ये किसी सेल के अंदर गए तो होस्ट की मशीनरी को लेके अपने आप को ये क्या करेंगे? डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। वायरस का मतलब होता है वेनोम, यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। एक साइंटिस्ट आए डिमित्री इवानोव्स्की, 1892 में इन्होंने टबैको प्लांट में कुछ माइक्रोब्स देखे जो टबैको प्लांट में मोज़ेक डिसीज कोज कर रहे थे। इन्होंने पहले सोचा ये बैक्टीरिया, पर ये बैक्टीरिया से छोटे निकले। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो गए। फिर एम.डब्ल्यू. बीजरनिक ने क्या किया? 1898 में इन्फेक्टेड टबैको प्लांट से फ्लूइड लिया, हेल्दी प्लांट पे भेजा तो देखा हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ से इन्होंने बहुत प्यारी लाइन दी जिसको हम बोलते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टैनले ने 1935 में ये दिखाया कि वायरस को आप क्रिस्टलाइन कर सकते हो, और ये जो क्रिस्टल्स हैं इस पे लार्ज पोर्शन प्रोटीन का, और ये इनर्ट होते हैं किसी होस्ट सेल के बाहर, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन्स के साथ साथ वायरसेस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस के बाहर प्रोटीन कोड होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए या आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। डीएनए और आरएनए एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं यूजुअली उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो प्रोटीन कोट है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसको प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोल रहे हैं, और ये छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट यानी कैप्सोमियर्स का बना होता है। कुछ डिसीज कोज करते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा। ऊपर आपने सबसे ऊपर जब मैं मोनेरा पढ़ा रही थी इनका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, पूछा हुआ था वायरल डिसीज कौन से, बैक्टीरियल डिसीज कौन से, सब ऑप्शन में 3 ऑप्शन में इनका एग्जाम्पल दिया होता, तो ये तो वायरल डिसीजेज है। अच्छा, ह्यूमंस में एड्स कोज करते हैं। प्लांट्स में जब ये डिसीज कोज करेंगे तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, प्लांट में ऐसे पैटर्न्स आ जाना, लीफ का रोल होना, कर्ल होना,
या येलोइंग होना, वेन क्लियरिंग होना, या रुकी हुई ग्रोथ यानी स्टंटेड ग्रोथ होना। एक और असेलुलर फॉर्म जो हम पढ़ते हैं वो है वायरोइड्स। इनका भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जिक्र नहीं था। वायरोइड्स यानी डिवॉइड, ये वायरस से डिफरेंट कैसे है? इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है। इनके पास फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है, जिसका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ये टीओ डाइनर ने 1971 में डिस्कवर किए थे। वायरस से इनका साइज छोटा होता है। ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये करते हैं। फिर आते हैं प्रियोन्स कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस करते हैं। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनका साइज वायरसेस जितना होता है। और ये जो बोवाइन एनिमल्स हैं जैसे काउज वगैरह, उनमें BSE बोवाइन स्पोंजियोफोर एनसेफेलोपैथी जैसे डिसीज करते हैं। इसी का ह्यूमन वेरिएंट है क्रूट्सफोर्ड जैकोब डिसीज। लास्ट आप लाइकन्स पढ़ते हो। लाइकन्स होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। जैसे लाइकन्स, जब एल्गे और फंजाई एक साथ रहने लगे और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा तो उसको लाइकन्स बोलते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबाइंड बोलेंगे। कैसे याद रखोगे? फंजाई फ से फाइकोबाइंड इसके साथ नहीं आएगा, तो एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबाइंड बोलोगे और फंगल कंपोनेंट को आप माइकोबाइंड बोलोगे। एल्गे क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर करके दे रहा है, और फंजाई क्या कर रहा है? हीटोट्रोफ है, ठीक है। तो एल्गे फूड प्रिपेयर करके दे रहा है, फंजाई शेल्टर प्रिपेयर करके दे रहा है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवा रहा है और वाटर प्रोवाइड कर रहा है। लाइकन्स गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। यहीं से हम क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसी लोकेशन जहां पर लाइकन्स है वहां पर क्या है, मतलब वो लोकेशन पोल्यूटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2026 के रीनीट का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और एल्गे के बीच में लाइकन्स कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लाइकन्स पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, ये तो करेक्ट है। या अगले में बोल रहा है एल्गल कंपोनेंट को माइकोबाइंड बोलते हैं, नहीं फाइकोबाइंड बोलते हैं। फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड बोलते हैं। लाइकन्स नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ये तो गलत है, ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। वायरस डिफर्स फ्रॉम वायरसेस, एक तो ये वायरसेस से छोटे होंगे और दूसरा इनका जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा वो प्रोटीन कोड के बिना होगा। रीनीट में क्वेश्चन है मैड काउ डिसीज कौन कोज कर रहा है? प्रियोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। वायरसेस के पास डीएनए होता है और बाहर क्या होती है? प्रोटीन कोड। 2014 का क्वेश्चन है। वायरसेस में डीएनए होता है, बाहर प्रोटीन कोड। 2014 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वायरसेस लैक प्रोटीन कोड। नहीं, प्रोटीन कोड ये तो करेक्ट है, वायरसेस के पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, ये तो करेक्ट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए इनको कोई वो चाहिए, होस्ट चाहिए। इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरसेस आर प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड नॉन इन्फेक्शियस होता है, जो अंदर जेनेटिक मटीरियल है वो इन्फेक्शियस है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही है। प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी क्या है? ट्रू। इसी के साथ अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन शायद और रह गया, हाँ अभी थोड़े 1-2 क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन और रह गया। रॉन्ग फॉर वायरस, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये तो ट्रू है। पैरासाइट होते हैं, ट्रू है। हेलिकल सिमेट्री सबके पास तो नहीं होती, यही रॉन्ग है। दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये तो ट्रू है। फिर पूछा गया, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया था। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो गई है। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना, बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ये हाइलाइट्स, एनसीईआरटी हाइलाइट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कैसे? कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है वहाँ से आप बाइक्यूज ऐप को डाउनलोड कर इन हाइलाइट्स को ले सकते हो। थैंक यू सो मच।